जड़ का अणु से संबंधित प्रमेय हमको देखना है। इससे संबंधित दो प्रमेय पहले बताया जा चुका है, जिसमें से एक प्रमेय था योग का प्रमेय और दूसरा प्रमेय था लंब अक्ष प्रमेय। पिछली कक्षा में आपको इसके इन दोनों प्रमेय के अतिरिक्त कोणीय त्वरण और बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के संबंध में बताया गया था। इसके अतिरिक्त बल आघूर्ण और जड़ का अणु के बारे में जहाँ पिछले बताया गया था कोणीय त्वरण बराबर होता है संकेत अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन dt अर्थात कोणीय वेग परिवर्तन। कोणीय वेग परिवर्तन की जो दर है वह है कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, यह बताया गया था। और कोणीय त्वरण जो है वो रैखिक त्वरण a के साथ जो सूत्र होता है वह a = अल्फा × r, यह सूत्र था। वैसे ही बताया गया था बल आघूर्ण और जड़ का आघूर्ण के संबंध, तो बल आघूर्ण बराबर जड़ का आघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण, इस सूत्र का संबंधित रहते हैं अर्थात टाउ = I अल्फा। साथ ही साथ पिछली कक्षा में जड़ का आघूर्ण से संबंधित प्रमेय के बारे में बताया गया था, जिनमें से एक प्रमेय था योग का प्रमेय। इसमें बताया गया था किसी घूर्णन अक्ष से करता है किसी निकाय का योग के प्रमेय के अंतर्गत बताया गया था कि किसी घूर्णन अक्ष से करता है किसी निकाय का जड़ का आघूर्ण उस अक्ष के करता है निकाय के उस अक्ष के निकाय की, मतलब कोई निकाय है उस निकाय का घूर्णन अक्ष के प्रति जो जड़ का आघूर्ण है वह जड़ का आघूर्ण उसी अक्ष के प्रति है निकाय के सभी कणों के जड़ का आघूर्ण, निकाय के सभी कणों के जड़ का आघूर्ण के बराबर यह था योग का प्रमेय। इसमें मान लो निकाय का कुल जड़ का आघूर्ण I है और उनके सभी कणों का क्रमशः अलग कणों का पहले I1 I2 I3, तो इस प्रकार से हो जाएगा I = I1 + I2 + I3। इस प्रकार से सभी कणों के कुल जड़ का आघूर्ण के योग। उसके बाद बताया गया था आपको लंब अक्ष का प्रमेय। जैसे यह कोई पिंड है, समतल पटल है और इसका यह अक्ष है Z, ये अक्ष है Y, यहाँ पर कोई कण इसकी दूरी O से R, ये स्थिति तब
दूसरा हम पढ़ते हैं लंब। लंब अक्ष का प्रमेय। लंब अक्ष के प्रमेय में क्या बताया गया था? तो लंब अक्ष के प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः, किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के क्या बताया गया? किसी समतल पटल का, जैसे ये समतल पटल है x y का, उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, यहाँ पे इसका z अक्ष के परितः आघूर्ण उसी तल में स्थित, अब इसी तल में दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष एक y अक्ष, दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को उस बिंदु पर एक दूसरे को बिंदु आते हैं जिनसे होगा क्या करेंगे? किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं, जैसे ये और ये उस बिंदु काट रहे हैं जहां पर क्या ये लंब अक्ष जब रहा है, यदि इस अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण i एक्सिस के लिए है, इसका iy है, इसका iz बराबर हो जाएगा iz बराबर ix धन y, तो iz इक्वल टू ix प्लस iy, यह लंब अक्ष का प्रमेय था। तो इसमें जड़त्व आघूर्ण से संबंधित दो प्रमेय आपको पहले बताया गया था। एक प्रमेय था जड़त्व आघूर्ण से संबंधित प्रमेय योग का प्रमेय कि किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण, कोई निकाय है जो कि असीम कणों से बना हुआ है, उसका जड़त्व आघूर्ण उसी अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों जितने कण हैं उनसे उनके जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है, अर्थात i को i1 i2 i3 इस प्रकार से ये i1 प्लस i2 प्लस i3 इस। दूसरा प्रमेय लंब अक्ष का प्रमेय था कि किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग
बराबर होता है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जिनसे होकर लंब अक्ष गुजरता है। जैसे इसके बारे में चर्चा करें, इसका पूरा डायरेक्शन बताया क्या है, तो इसको आप ध्यान रखें कि इसके बारे में चर्चा करें। ये x y तल में है, ये और इसका लंबवत तल z है। z की परिचय यदि हम ज्ञात करते हैं तो i z का मान बराबर हो जाएगा ix प्लस i y। ठीक है, तो ये जड़ का आघूर्ण से संबंधित दोनों प्रमेय था, जिसको अब आगे देखते हैं आप इसमें। समांतर अक्ष का प्रमेय, इस प्रमेय के साथ किसी अक्ष को करता है एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी अक्ष को करता है एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष की परिधि जड़त्व आघूर्ण। और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर यह है समांतर अक्ष का प्रमेय। जैसे देखिए एक पिंड है और ए बी अक्ष है। मान लो ए बी अक्ष के कर्ता पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। एक दूसरा अक्ष है
इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला एक दूसरा अक्ष है सी डी, जो कि AB के समांतर है, और इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी अर्थात इनके बीच की जो दूरी है उसको मान लेते हैं स्मॉल a। यह इन दोनों के बीच की दूरी हुई। हमको इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तब इस प्रमेय के अनुसार किसी अक्ष के करता है एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण अर्थात इसका जड़त्व आघूर्ण I का मान उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो इसके द्रव्यमान केंद्र, ये द्रव्यमान केंद्र जो है, इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है CD, उससे CD अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जड़त्व आघूर्ण अर्थात ICM, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ये, और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग का गुणनफल। माना इस पिंड का द्रव्यमान है m, तो ये हो गया m, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी जो है वह दूरी का वर्ग यानी कि a² के योग के बराबर होता है। यही एक समांतर अक्ष का प्रमेय कि किसी अक्ष के करता एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान के से गुजरने वाले समांतर अक्ष के करता जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी, द्रव्यमान के साथ में दोनों अक्षों के बीच की दूरी है, दूरी के वर्ग गुणा करके गुणनफल के योग के बराबर होता है। यह है समांतर अक्ष का प्रमेय। तो यहाँ पर अब समांतर अक्ष का प्रमेय हम देखें, जिसका व्यंजक हमें सूत्र कहें प्रमेय रूप में I = ICM + MA² प्राप्त हुआ। अब इस व्यंजक, इसके लिए व्यंजक देखते हैं कैसे आएगा व्यंजक या इसकी स्थापना। हमें किसी पिंड का AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। मान लो AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजरने वाली तथा AB अक्ष के समांतर एक अन्य अक्ष ले लेते हैं हम, अक्ष CD। CD एक दूसरा अक्ष है जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है तथा AB के समांतर है। इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी माना A, स्मॉल a ले लेते हैं, यह इनके बीच की दूरी है। पिंड को असंख्य कणों से मिल करके बना हुआ माना जा सकता है। माना उन्हीं में से एक कण है P, जिसका द्रव्यमान है m, और उस कण P की CD अक्ष से लंबवत दूरी मानते हैं x। यहां पर एक CD अक्ष से दूरी पर ये कण ले लिए P, इस कण P का द्रव्यमान है m। क्या किए कि इस पिंड को मान लिए कि असंख्य कणों से मिलकर के बना हुआ है।
उन्हीं में से एक कण मानते हैं P है, वह उस कण P कैसे है, क्या कंडीशन स्थिति है उसकी, तो उस कण P को मानते हैं कि CD अक्ष से उस कण P की जिसका द्रव्यमान जो है m है, उस m द्रव्यमान वाले कण P की जो दूरी है वह है x। तब ये लंबवत दूरी है, तब इस कण की AB अक्ष से लंबवत दूरी अर्थात अक्ष CD से P की से कण P की दूरी बराबर मान लिए x। तब अक्ष AB से कण P की दूरी बराबर हो जाएगा a प्लस x, जहां पर a AB अक्ष और CD अक्ष के बीच की दूरी यहां पर लिख सकते हैं, माना AB अक्ष और CD अक्ष के बीच की दूरी a है। AB अक्ष जो कि AB अक्ष जिसके परत हमको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, और दूसरा अक्ष है CD, दोनों अक्षों के बीच की दूरी अर्थात AB अक्ष और CD अक्ष के बीच की दूरी है a। अक्ष CD से कण P की दूरी मान लेते हैं x। जैसा कि अभी बताया कि पिंड को असंख्य कणों से मिलकर के बना हुआ माना जा सकता है, उसमें से एक कण P है, उस कण P की अक्ष CD से जो दूरी है वह है x। तब AB अक्ष से कण की दूरी बराबर हो जाएगी a प्लस x, अर्थात ऐसा यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी a प्लस x। तो हम AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण AB अक्ष के परितः कण का AB अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा m इंटू a प्लस एक्स पूरे की घात 2। ये उस कण का द्रव्यमान और लंबवत दूरी का वर्ग का गुणनफल। अतः AB अक्ष के परितः, देखो इस अक्ष AB के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किए, तो वह था m इंटू a प्लस एक्स स्क्वायर केवल कण का। अब उसी AB अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का जड़त्व आघूर्ण अर्थात कहें कि कुल जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा सिग्मा m इंटू a प्लस एक्स स्क्वायर। इस व्यंजक को आगे हल कर लें तो I बराबर हो जाएगा सिग्मा m a प्लस एक्स पूरे की घात 2, या इस व्यंजक का विस्तार आगे कर लें m a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
2ax, या ऐसा कहें इसका मान पूरा हो जाएगा सिग्मा m a स्क्वायर, सिग्मा m a स्क्वायर प्लस सिग्मा m x स्क्वायर प्लस सिग्मा m इंटू 2ax, अर्थात i का मान बराबर हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर i इक्वल टू सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा m इंटू 2ax। यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेंगे तो इसमें आ जाएगा इस पद में से ये a स्क्वायर i इक्वल टू a स्क्वायर इंटू सिग्मा m प्लस इसको ले लेते हैं सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एम एक्स, 2a को यहाँ पे बाहर लिए। क्या क्या किए ध्यान देंगे यहाँ पर कि इस यहाँ से a स्क्वायर बाहर लिए, इसमें से यथावत रहेगा ये सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सिग्मा एम 2ax, इसमें से 2a को बाहर लिए तो हमको व्यंजक मिला a स्क्वायर सिग्मा m प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू सिग्मा एम एक्स। सी डी एक्स के परितः कण का जड़त्व आघूर्ण, इस सी डी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण, तो अक्ष सी डी के परितः P का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी और इस कण का द्रव्यमान, अर्थात m एक्स स्क्वायर बराबर एम एक्स स्क्वायर। इसलिए सी डी एक्स के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण, सी डी के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। और सी डी एक्स क्या है, द्रव्यमान केंद्र से होकर के जाने वाला अक्ष, अर्थात ये जड़त्व आघूर्ण जो हुआ वह द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो इसको लिख लेंगे आई सी एम इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, ऐसा। तथा कुल द्रव्यमान, समस्त कणों का द्रव्यमान सिग्मा एम, तो सिग्मा एम इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम, अर्थात पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान। अब यहां पर यह पद सिग्मा एम एक्स, सिग्मा एम एक्स अक्ष सी डी के परितः पिंड के समस्त आघूर्णों का योग है। क्या बोले, सिग्मा एम एक्स जो है वह सी डी के परितः पिंड के समस्त कणों के आघूर्णों का योग है। सी डी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, परंतु पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर सदैव संतुलन की अवस्था में रहता है। इसके परितः वस्तु के समस्त कणों के आघूर्णों का योग शून्य होता है, अर्थात यहां पर ये जो सिग्मा एम एक्स है इसका मान शून्य होगा। तो सिग्मा एम एक्स इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1, तब समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से क्या, यह पद
ए स्क्वायर सिग्मा एम, इस सिग्मा एम का मान, ये देखो सिग्मा एम का मान है कैपिटल एम, पिंड का पूरा द्रव्यमान। सिग्मा एम मतलब उस पिंड के समस्त कणों का द्रव्यमान, जिसको कि कुल द्रव्यमान के रूप में लिखा जा सकता है। एम एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, सी डी अक्ष से कण पी की दूरी, तो दूरी और द्रव्यमान, दूरी का वर्ग द्रव्यमान गुणा, यानी कि ये हो गया द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण। और एम एक्स जो है यह, तो सिग्मा एम एक्स, ये सिग्मा एम एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये वाला पद में सिर्फ एम एक्स है, तो इसका मान क्या है, इसका मान 0 है। अर्थात सी डी अक्ष के परितः वस्तु के समस्त कणों के आघूर्णों का योग ये है। कहां पर, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पे, तो ये mx बराबर 0 है। तो इन सब समीकरणों से हम समीकरण 1 को देखें तो I बराबर प्राप्त होगा a स्क्वायर, सिग्मा m का मान रख लें तो कैपिटल M, और इसका मान रखें तो I cm, और ये पद हो जाएगा +0, या I इक्वल टू ICM प्लस M a स्क्वायर। यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर I जो है कुल जड़त्व आघूर्ण का मान, ICM मतलब द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजरने वाले अक्ष के परितः, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष परितः जड़त्व आघूर्ण, M क्या है पिंड का द्रव्यमान, और A क्या है दोनों अक्षों के बीच की दूरी। तो इस प्रमेय के अनुसार जो हमको ये सूत्र मिला, तो I इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर। यह था समांतर अक्ष का प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार क्या बताया गया कि हमको किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो उस अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वह जड़त्व आघूर्ण का मान उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर के गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा उस पिंड का द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इस कंडीशन में ज्ञात करने के लिए हमने एक पिंड लिया, उस पिंड में माना कि एक अक्ष AB है, उस AB अक्ष से स्मॉल a दूरी पर दूसरा अक्ष है CD, जो कि CD अक्ष जो है पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर के जाता है। CD अक्ष से x दूरी पर एक कण लिए P, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, तब उस कण की दूरी ABH से हो जाती है a प्लस x, तो AB अक्ष के परितः कण का जड़त्व आघूर्ण बराबर m इंटू a प्लस x पूरे घात 2, उस कण का जड़त्व आघूर्ण है ये AB अक्ष के परितः। इसी प्रकार समस्त अर्थात AB अक्ष के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ये हो गया सिग्मा m a प्लस x होल स्क्वायर। उस व्यंजक को सॉल्व कर लिया और तो I इक्वल टू सिग्मा m a प्लस x होल स्क्वायर, सिग्मा m इस व्यंजक का प्रसार a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, जिसे जो जनरल फॉर्मेट है a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसी रूप में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, इसका अंदर गुणा किए तो सिग्मा m a स्क्वायर प्लस सिग्मा m x स्क्वायर प्लस सिग्मा m 2 इंटू 2ax। यहाँ पर सूत्र फिर इस रूप में आता है I इक्वल टू, उस समीकरण को और आगे निकाले, एक उभय बाहर निकाल लिए, a स्क्वायर इंटू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू सिग्मा एम एक्स। इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं कि सी डी एक्स के परितः यदि जड़त्व आघूर्ण देखें हम कण P का, सी डी एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण देखें कण P का, सी डी एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो वो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। तो सी डी एक्स के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, सी डी एक्स के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा ICM बराबर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, तथा सिग्मा m बराबर पिंड का द्रव्यमान, साथ ही साथ सिग्मा एम एक्स का मान, अर्थात सिग्मा एम एक्स मतलब अक्ष सी डी के परितः पिंड के समस्त कणों के आघूर्णों का योग का मान। यह द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है और पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर सदैव संतुलन पर रहता है, इसलिए इसका मान बराबर 0। तो ये तीन स्थितियों को इस समीकरण नंबर 1 में रखे तो I इक्वल टू a स्क्वायर m प्लस ICM प्लस 0, या I इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ ICM प्लस m a स्क्वायर। I इक्वल टू
ICM प्लस MA स्क्वायर, यही है समांतर अक्ष का प्रमेय। ठीक है, धन्यवाद।